कई ऐसे मोमेंट आए लाइफ में यार, जब ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हैं यार, ये धक्के खा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाना, मतलब ये कब तक चलेगा सिलसिला। कहीं ना कहीं एक दिल में ये भी था कि यार पेरेंट्स ने थोड़े पैसे दिए हैं, बार बार उनसे नहीं मांगना। फोटो शूट तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। मैं एक सेकंड के लिए वहां रुका और जिसे कहते हैं ना हताशा की हाइट, मेरी पहचान अब यही थी कि ये क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी, कोई ये नहीं कहता था एक्टर अनूप सोनी। अचानक से ना 2 आंसू टपक गए उसको देख के और मन हुआ उठाऊं नहीं उठाऊं। और आई थिंक वहां पे मैंने आई डिसाइडेड नहीं है। थैंक यू। तो मेरा नाम तो पता लग ही गया आपको, मेरा नाम है अनूप सोनी एंड थैंक्स टू क्राइम पेट्रोल अनूप सोनी। अब ऐसा हो गया है कि कहीं किसी को बोलो तो लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि अरे आप वो अनूप सोनी हैं जो क्राइम पेट्रोल होस्ट करते हैं। सो थैंक यू क्राइम पेट्रोल फॉर दैट। जैसे मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऑटोबायोग्राफीज इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑटोबायोग्राफीज में आपको कुछ एक ऐसा चीज मिल जाती है जो आपकी लाइफ बदल देती है, आपकी सोच बदल देती है, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका बदल देता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जब आप थोड़ा होश संभालते हैं, जब आप थोड़ा सा करियर को लेकर सोचना शुरू करते हैं, तो वो एज जो थी जैसे कहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए फ्रॉम 13 to 20 की जो एज उम्र होती है, वो उम्र मेरा सारा पीरियड 7 साल का जयपुर में गुजरा, जिसका इम्पैक्ट बहुत रहा। तो वहाँ हिंदी बेहतर हुई और वहीं पे ये जो एक्टर बनने का जो दिमाग में एक ख्याल आया, वो वहीं से शुरू हुआ। कहीं ना कहीं ये एक इंडस्ट्री, ये क्राफ्ट, मैं इंडस्ट्री से ज्यादा कहूंगा क्राफ्ट, ये मुझे अट्रैक्ट करने लगी कि यार ये क्या चीज है यार। एक्ट करते हैं लोग, हम उसका हम पे असर होता है। कोई आदमी रोता है, कोई आदमी इमोशनल होता है और उस इमोशन का असर हम पर होता है और हम भी उस इमोशन में बह जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो शुरू हो गया था। तो मेरे लिए सब कुछ नया था। नेशनल स्कूल ड्रामा जाने तक मेरे लिए एक्टिंग का मतलब था भैया डायलॉग दो, डायलॉग बाजी करवाओ और डायलॉग बुलवाओ, देखो कितने स्टाइल से हम डायलॉग बोलते हैं। ये एक्टिंग का मतलब था मेरे लिए। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने का बाद पता चला कि नहीं भाई, देयर इज अ लॉट टू एक्टिंग, देयर इज सो मच टू लर्न। फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ाया जाता था मॉडर्न इंडियन ड्रामा, एस्थेटिक्स, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न इंडियन ड्रामा, स्टेज डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। मुझे लगा यार ये गलत जगह आ गया यार, मैं तो एक्टिंग सीखने आया था, ये कुछ और पढ़ाई लिखाई कराने लग गए, होमवर्क देते हैं, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। बट आई थिंक आफ्टर 6 months आई रियलाइज कि दीज आर पार्ट ऑफ दैट होल बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर एज एन एक्टर। और मैं हमेशा से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा मेरी लाइफ को शेप अप करने में, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर निकलते हैं और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ और करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तब थोड़ा सा एक रियलिटी चेक होता है कि अरे यार अब क्या। वहां तो आप एक बहुत ही कुकून में, एक बहुत ही सेफ जोन में आप अपनी लाइफ को जी रहे थे। पर खैर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले, फिर कुछ 1-2 साल तक इधर उधर वर्कशॉप्स की, बच्चों के साथ वर्कशॉप की। ऐसा लगा कि थोड़ा जो ज्ञान सीखा है वो बांटा जाए इधर उधर। फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ यार, अब एक्टर हैं तो थिएटर तो हम करते ही हैं, रंगमंच तो हम करते ही रहेंगे और कर भी रहे हैं, तो क्यों ना यार एक मौका अपने आप को दिया जाए स्क्रीन पे भी आने का। तो यही सोच के फिर बम्बई कूच किया गया। अब जैसा कि होता है, मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s की, जब मैं बम्बई में आया अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। तो यहाँ सीनियर्स जो थे, नॉट जूनियर, सीनियर्स जो थे, उनके साथ थोड़ी बातचीत करके समझ में आया कि हाँ भैया माहौल है। और सब सीनियर्स ने यही कहा, देखो भाई आ गए हो लेकिन लगना पड़ेगा, ऐसे मत सोचो ये कि भैया आज आए हो तो कोई बैठा नहीं है तुम्हें सीधा हीरो लॉन्च करने के लिए। तो पता नहीं, शायद कहीं ना कहीं जो माहौल था उस वक्त सिनेमा का, या जो कंटेंट बन रहा था, उसको देख के ये लगा कि भाई हीरो तो नहीं बन पाएंगे, मुश्किल है। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, हीरो नहीं बन पाएंगे क्योंकि जिस तरह का सिनेमा बनता था ऐसा लगता था यार हम कहीं फिट ही नहीं हो रहे उसमें। फिर क्या करें यार, अब जहां मिलने जाओ लोगों से मिलने जाते थे। अब उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, लेट 90s में, मतलब मोबाइल फोन नया नया आया ही था, अफोर्डेबल भी नहीं था हमारे लिए तो बिल्कुल भी। तो हमारे पास एक, जहां किराए के मकान में रहते थे वहां लैंडलाइन भी नहीं थी, तो घर के नीचे एक पीसीओ था। हम क्या करते थे, उस पीसीओ वाले के साथ डील थी
हम जहां मिलने जाते थे अपनी फोटो के पीछे उस पीसीओ वाले का नंबर लिख के आते थे, जो उसका अपना एक प्राइवेट नंबर था, वो नंबर लिख के आते थे। और जब उस लोग हमें कांटेक्ट करने के लिए उस नंबर पर कॉल करते थे, तो वो हमसे 2 रुपए पर कॉल लेता था उस वक्त, कि भैया जो कॉल आएगा मैं तुम्हारा मैसेज रिसीव करूंगा, और वो ये कहता था ओके जी आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, और ही विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अस एंड वील कॉल बैक। तो ये सिस्टम चलता था। अब होता ये था कि अब नए नए आए, काम तो है नहीं कुछ, तो हर आधे घंटे में नीचे उतर जाते थे बिल्डिंग से, भाई कोई आया फोन यार, अरे नहीं आया यार, तो ऐसे यार, अरे तो बार बार मत आओ यार नीचे, मैं बता दूंगा। सर कैसे बताएगा भाई, हमारे घर में कोई लैंडलाइन थोड़ी है, हमें ही आना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है, 2 घंटे के अंदर अंदर मत आया करो, क्योंकि जिसका भी फोन आएगा मैं उसको बोलूंगा यहाँ साहब मैं मैसेज दे दूंगा, वो लोग आपको 1-1.5 घंटे में फोन करेंगे। तो फिर हमने 2-2 घंटे बाद नीचे जाना शुरू कर दिया, हर 2 घंटे में पहुंच गए यार कोई कॉल आया। तो रोज एक यही उम्मीद रहती थी कि आज कहीं से कोई कॉल आएगा। रोज सुबह हम लोग लिस्ट बनाते थे लोगों को कांटेक्ट करने की, और उस वक्त ये एज एन एक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जैसे आज। आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आसान है, आज भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक्टर्स बनने वालों की भीड़ बहुत है। लेकिन आज एटलीस्ट कम से कम जो एक्टर बंबई आता है उसको लगता है कि यार कास्टिंग डायरेक्टर है, फलाना कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं वहां जाता हूं, ऑडिशन देता हूं, मिलता हूं, थोड़ा सा एक एटलीस्ट आपको एक रास्ता तो पता है। उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स थे ही नहीं। हीरो हीरोइन की कास्टिंग तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर लेते थे, बाकी जो दूसरे अलग तरह के रोल्स होते थे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल्स हो वो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर लेते थे। फिर बाकी जो बचे कुचे रोल्स होते थे उसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती थी। तो हमें ये समझ में आया कि भैया असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ना पड़ेगा, वो ही हमें कुछ काम दिला सकता है। तो फिर ये जद्दोजहद शुरू हुई। बस अब ये चल ही रहा था। कई ऐसे मोमेंट आए लाइफ में यार, जब ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हैं यार, ये धक्के खा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाना, मतलब ये कब तक चलेगा सिलसिला, ये जरूर दिमाग में आता था। और कई बार ऐसा होता था कि चलते हैं यार वापस, नहीं यार ये लाइफ तो नहीं जी सकते यार, कि खाने का ठिकाना नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, देयर वाज नो हिम्मत थी, ऐसा नहीं था कि हिम्मत टूट रही थी, लेकिन वो पूरा जो एक सिस्टम था ना स्ट्रगल का, मिलना जाकर, तो लकीली मेरी लाइफ में वो वाला स्ट्रगल नहीं है। अब मैं ग्लोरीफाई करना चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन ऐसा वाला स्ट्रगल नहीं था कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूं या खाने के पैसे नहीं है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये बेसिक एक था, क्योंकि हम 2-3 लोग दोस्त मिलकर रहते थे, और कहीं ना कहीं एक दिल में ये भी था कि यार पेरेंट्स ने थोड़े पैसे दिए हैं, बार बार उनसे नहीं मांगना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसा भी नहीं था कि पिताजी के पास कुछ पेड़ लगा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि यू बिलोंग टू गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी थी, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। फिर मैंने कहा यार एक काम करता हूं मैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा नहीं चल सकता रोज। एक आध मोमेंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में जब मुझे लगा कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, मैं शहर में नहीं रुक पाऊंगा। वो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका बेस बन रहा होता है और फिर एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ट्रिगर पॉइंट ये था, फोटोशूट तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। फोटोशूट जो कराते हैं, एक एक्टर फोटोशूट कराता है और फिर उन फोटोज को लेकर ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर जाता है। एक तो मैंने क्या किया था, एक बड़े अपनी तरफ से, क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट थे, डिजाइन करके, तो एक ब्लैक शीट जो होती है ना, वो शीट्स खरीद के उनका एक फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर में अपने नाटक के जो पिक्चर्स थे, थिएटर के अलग अलग रोल जो किए थे, उसके फोटोज लगा के मैं वही लेके जाता था दिखाने के लिए। और एक दौर चल रहा था जहां एक लो फेस था कि यार नहीं रुक पाएंगे इस शहर में, मतलब मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे रोज यार, सुबह उठकर ये जद्दोजहद करना। और मैं एक बार वो प्लास्टिक के बैग में वो ये फोल्डर लेकर आ रहा था, रास्ते में अचानक बारिश हो गई। तो जिस स्टेशन पे मैं उतरता था, उस स्टेशन से मेरा घर, अगर मैं टैक्सी या ऑटो पकड़ता हूँ तो 9 या 10 रुपए उस वक्त खर्च होते थे, मिनिमम वाला जो अमाउंट था। मुझे लगा यार मैं वो 10 रुपए भी बचाता था, तो मैं क्या करता था, पैदल जाता था स्टेशन से घर तक, वो 9-10 रुपए बचाने के लिए भी। तो मैंने चलना शुरू किया। अचानक, ऑब्वियसली बॉम्बे की बारिश सबको पता है, बारिशों का मौसम था, अचानक तेज बारिश हुई, और इतनी तेज बारिश हुई तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए ना भागना शुरू किया, वो प्लास्टिक का बैग, द फोल्डर इनसाइड विद माय पिक्चर्स, और मैं भाग रहा था। अब थैली भी हमारी घटिया क्वालिटी की थी कि वो नीचे से भागते भागते वो नीचे से फट गई और फोल्डर उसके नीचे से निकला। और आप समझ लीजिए कि अगर मैं फुटपाथ पे भाग रहा हूं तो ये रोड पे जो पानी भर चुका था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी,
तो वो मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो फोल्डर ऐसे बिखरा और सड़क पे आपके फोटोग्राफ्स जो हैं तैर रहे हैं। और मतलब मैं एक सेकंड के लिए वहां रुका और जैसे कहते हैं ना हताशा की हाइट, मतलब आपको ऐसा, उस वक्त उम्र भी कोई ऐसा ज्यादा नहीं थी, 25-26 की हो गई थी, लेकिन हाँ ठीक है यार, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पता नहीं अचानक से ना 2 आंसू टपक गए उसको देख के, और मन हुआ उठाऊं नहीं उठाऊं। और आई थिंक वहां पे मैंने आई आई डिसाइडेड, नहीं यार मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं है ये धक्के खाने लाइफ में, मैं देख लूंगा मैं वापस। माई पेरेंट्स हैड शिफ्टेड टू दिल्ली बाय देन फ्रॉम जयपुर। तो मैंने कहा यार घर जाऊंगा, वहां जाके सोचूंगा क्या करना है लाइफ के साथ, और मैं जा रहा हूँ। और ये तय करके मैंने वैसे ही बड़े दुखी मन से वो तैरती हुई फोटो को उठाया, किसी तरीके से, खराब हो ही चुकी थी सारी, और आई रीच द प्लेस जहां मैं ठहरा, जहां जहां मैं रहता था किराए पे। कोइंसिडेंटली कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में अगर आपका दोस्त वोस्त घर पे होते तो आप उनसे बातचीत करते। अब फॉर्चुनेटली कहूँ अनफॉर्चुनेटली कहूँ, उस दिन जो मेरे रूममेट्स थे दोनों मेरे दोस्त, वो भी नहीं थे, मैं अकेला, और डिप्रेसिव अकेला, कमरा ऐसा लग रहा था काटने को दौड़ रहा है। तो कमरे में एक वो जो मोटिवेशनल स्पिरिचुअल किताबें होती है ना, वो रखी हुई थी। नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने उठाया और ऐसे ही शफल करके पन्ना खोला, और वो हिंदी की किताब थी वो। उसमें से जैसे होता है ना, खुलते ही जो ऊपर की 3 लाइनें मेरी नजर में पड़ी, जिनको मैंने पढ़ना शुरू किया, नॉट दैट आई हैड रेड दैट बुक, तो मैंने बीच में से ही कहीं खोले पन्ने, और पहली 3 लाइनें थी कि अगर आप जीवन में जिस ऐश्वर्य के साथ जी रहे हैं, अगर आप उससे बेहतर ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आपको पुराने कंफर्ट्स को, ऐश्वर्य को भूलना पड़ेगा। और मेरे ऐश्वर्य क्या थे पुराने? यही था, दिल्ली चला जाऊंगा, ठीक है यार, मम्मी है, घर का खाना बनाएगी, सुबह चाय मिलेगी, घर होगा, छत होगी, है ना। तो वो एक कंफर्ट जोन जो लिमिटेड सोर्सेज का था, मैं उस कंफर्ट, एंड आई डोंट नो समहाउ वो 2 लाइनों ने, बहुत ही साधारण सी लाइनें थी, मुझे लगा नहीं यार, यार मैं दिल्ली चला गया, फिर से वही, ठीक है वहाँ कुछ करूंगा, ठीक है घर पे मम्मी रात को डिनर भी देगी, लंच भी देगी, ब्रेकफास्ट भी देगी, लेकिन फिर वहीं रह जाऊंगा यार। और ये लाइन कि आपको पुराने ऐशो आराम को और पुराने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये साधारण सी बात उस वक्त ऐसी अटकी, और मैंने उसी रात डिसाइड किया कि बॉस अब मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इस शहर में रहूंगा, जो करना है अब यहीं करेंगे। जब ये डिसाइड कर ही लिया था कि भैया अब ये शहर छोड़कर नहीं जाना है, अब तो कुछ कुछ करके ही जाएंगे इस शहर से, तो थोड़ी एनर्जी और आ गई, थोड़ा एक फोकस मिल गया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को खाली नहीं रखूंगा, काम नहीं मिलता। मैंने एक एक्टिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, बिकॉज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेजुएट था, तो किशोर नमित कपूर साहब का एक एक्टिंग स्कूल चलता था वहाँ पर, काफ़ी फिल्मी बच्चे आते थे, तो वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े कुछ ऐसा मिलते जुलते तो रहते ही थे, और अचानक मुझे सी हॉक्स नाम का एक शो के बारे में पता चला, और आई ट्राई टू रीच आउट टू द मेकर्स। अनुभव सिन्हा काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनके आप काम देख चुके हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में भी देख चुके हैं। वो अनुभव सिन्हा इस शो को डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं किसी तरीके से उन तक पहुंचा। उनके असिस्टेंट ने मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि यार कुछ बोल के दिखा दो यार, कुछ सुना दो। मैंने वहीं बोल के दिखाया, बस उन्होंने कहा बस डन। तो ऐसे हो जाता था ऑडिशन राउंड्स वाले, ऐसे होते थे कि वहीं के वहीं कुछ एक एज एन एक्टर आपने कुछ करके दिखाया, सामने वाला जज कर लेता था, हाँ यार ये कर लेगा। एंड सी हॉक्स मैंने किया, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ टेलीविजन, यूटीवी यूज्ड टू मेक दैट शो, दे वर द प्रोड्यूसर्स, तब तक उन्होंने फिल्में बनानी शुरू नहीं की थी। एंड देयर वाज मिस्टर ओम पुरी, माधवन was there, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, निकी अनेजा, बहुत बहुत काफी एक्ट, सिमोन सिंह। बड़ा शो था, वो शूट होता था मॉरिशस में और गोवा में। बस आई थिंक वो एक, उसको मैं पहला बड़ा ब्रेक कहूंगा। उस शो के बाद फिर मुझे टेलीविजन में काम को लेकर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। ऐसा सिलसिला चला कि मतलब एक के बाद एक, और उन दिनों वीकलीज होते थे, तो आप एक साथ 4-4 शोज कर सकते थे। So those days doing television was like doing films only, because content, in fact I would say कि फिल्मों से बेहतर content था early late 90s और early 2000 तक टेलीविजन का content, till daily soaps started। तो बस टेलीविजन में इतना बिजी हो गए कि वक्त ही नहीं मिला, मतलब डेट्स का प्रॉब्लम होने लग गया था, क्योंकि एक साथ 4-4 शोज में मैं लीड रोल कर रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, सीरियस रोल भी कर रहा हूँ। तो वो सी हॉक्स से जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो फिल्में करना चाहता था, ये टीवी में बिजी हो गया। फिर उस दौर में लकीली मुझे गॉडमदर फिल्म मिली, मैंने गंगा जल
अपहरण, प्रकाश झा, विक्रम भट्ट, इन लोगों के साथ फिल्मों में काम किया। अब ये सिलसिला चल रहा था फिल्मों का, जैसे मैंने कहा ना कि एक फ्लो में आप चलते रहो। और उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है यार, फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं। एंड देन बालिका वधू हैपेंड। मैंने कहानी सुनी, अच्छी लगी। तब तक थोड़ा डिफरेंट था ये, ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल टिपिकल जैप जैप वाला जो शूटिंग चल रहा था उन दिनों, डेली सोप्स का दौर, उससे अलग था बालिका वधू। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। बालिका वधू इतना ज्यादा हिट हुआ, और ये बालिका वधू चल रहा था, चलते चलते क्राइम पेट्रोल मेरी जिंदगी में आ गया। मैंने इससे पहले कभी एंकरिंग नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। मुझे सिर्फ ये था कि यार मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। क्राइम पेट्रोल आया, वो भी किया। बालिका वधू, क्राइम पेट्रोल साइमल्टेनियसली चलते रहे, और मेरी जिंदगी के 10 साल उसमें निकल गए। दे बोथ वर वेरी बिग गेम चेंजर इन टेलीविजन, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारे आर्टिकल छपे कि हाँ यार, ये एंटरटेनमेंट चैनल पे क्राइम शो आया, हिट हो गया है, मीम्स बनने लगे। फिर जब मीम्स का दौर आ गया, तो 10 साल मेरी जिंदगी उन दोनों शोज में स्प्रेड होकर चली गई। और आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि इन दोनों शोज ने मुझे बहुत नाम दिया। एक जो पहचान होती है एज एन एक्टर, कि यार हाँ, क्रेडिबल पहचान बनी, एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस मिला सोसाइटी में। बट देन कहते हैं ना, एक्टर तो अंदर से बहुत इच्छुक होता है अपने पंख फैलाने को। फिर मुझे लगा यार, ये क्या हो गया यार, मुझे तो फिल्मों में एक्टिंग करनी थी, मुझे तो। और तब तक वेब सीरीज का दौर भी आ चुका था, और ऑब्वियसली क्राइम पेट्रोल लार्जर देन लाइफ हो चुका था। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी पहचान अब यही थी कि ये क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी, कोई ये नहीं कहता था एक्टर अनूप सोनी। अब मुझे ये खलबली शुरू हो गई कि यार मैं तो एक्टर हूं यार, मुझे तो एक्टिंग करनी है यार, ये कैसे होगा। एंड देन इस वेब सीरीज के दौर में अचानक, अगेन आई वुड से आई वाज लकी, मेरे पास एक वेब सीरीज आई जिसका नाम था टेस्ट केस। उसको शुरुआत में नागेश कुकुनूर डायरेक्ट कर रहे थे, फिर मिस्टर विनय वाईकुल ने डायरेक्ट किया, निमृत कौर, अतुल कुलकर्णी, ये सब लोग थे। अतुल वाज विद मी इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आल्सो। तो मुझे लगा यार, ये अच्छा शो है। और उसकी शूटिंग करते हुए टेस्ट केस की, इट वाज अ वेरी वेल मेड वेब सीरीज। उसकी शूटिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, बहुत मिस की मैंने एक्टिंग यार। ये पूरा क्राइम पेट्रोल के फेज में मुझे एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं इतना बिजी हो चुका था। एंड दैट्स द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब मैं एक्टर हूं। मेरे को कोई चीज अगर सेटिस्फाई कर सकती है तो वो एक्टिंग है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू दीज प्रोजेक्ट्स, कि इन्होंने मुझे इतना नाम और ये मौका दिया। बट अब लास्ट पिछले 2-3 सालों से मेरा फोकस एक्टिंग पर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोग मुझे एक एज एन एक्टर देखें। काफ़ी सारी वेब सीरीज की भी हैं, कर भी रहा हूं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये जर्नी में एक चीज़ शायद आपको भी समझ में आई होगी, और मुझे भी समझ में आई, कि यार इसका कोई ना डेस्टिनेशन नहीं होता है। स्पेशली मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी ये नहीं होता, अरे मैं यहां पहुंच गया, अब मैंने अचीव कर लिया। ये एक ऐसा फील्ड है, एक तो ये अनस्पेशलाइज्ड फील्ड है। देखिए, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सब लोग किस में से कोई लोग सोचना चाहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, आई वुड ओनली से दैट कि इसको एक जर्नी मानकर चलिए, क्योंकि ये एक नॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें हर आदमी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एमबीए, हर आदमी आपका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन में आ सकता है, आप उसके प्रोफेशन में नहीं जा सकते। आप ये नहीं सोच सकते अरे यार, बहुत सारे यार, सारा दिन क्लिनिक में बैठा रहता हूँ, रोज सुबह पेशेंट्स को देखता हूँ, यार बोर हो गया यार, मैंने कॉलेज में बहुत एक्टिंग की, चलो यार मैं एक्टिंग के लिए ट्राई करता हूँ। हो सकता है उसको मौका मिल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट वो नहीं है, अगर वो अच्छा है तो। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते यार, बहुत एक्टिंग कर ली यार, थोड़ा बोर हो गया रोज शूटिंग पे जा जाके, चलो यार कल से ना मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़े केसेस वेसेस देखूंगा। नहीं हो सकता ऐसा। या मैं थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूँ यार, नहीं हो सकता भाई, 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। सो ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है, और यहां पे सक्सेस जो है, यस टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है भाई, कि एक जर्नी की तरह से मान के चलो, एंड प्लीज डू वर्क ऑन योर क्राफ्ट इफ यू वांट टू बी एन एक्टर। अगर आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये सोचकर आएंगे कि यार ये बहुत ग्लैमराइज्ड इंडस्ट्री है, बहुत बहुत ही मैं पैसा कमाऊंगा, फेम हो जाएगा, मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे, सब होगा, वो सब कुछ होगा वो। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको ही बेंचमार्क बनाकर आएंगे, वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा नहीं रहेगी।
आपको सक्सेस मिल भी जाएगी, लेकिन वो जिस सक्सेस की आप बात कर रहे हैं वो हमेशा उसी स्टेज पे नहीं रहेगी। तो जब वो नीचे जाएगा ग्राफ, तब आपको अपने आप को हैंडल करना होगा, तब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी क्राफ्ट पे काम करके आएंगे, यार मैं अगर एक कारपेंटर हूं तो मुझे अगर अच्छी कुर्सी बनाना आता है, ठीक है, अभी थोड़े दिन मेरे पास काम नहीं है, लेकिन मुझे बनानी आती है ना कुर्सी। अगर मेरी कुर्सी ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे को वो नहीं बनानी आती तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने क्राफ्ट पे अगर आप काम करेंगे, उस पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, यू कैन स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड बी सेन। क्योंकि यहां पे आपके साथ ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे जहां पे आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, फिर अचानक एक दिन एक आदमी जो आपसे बहुत पीछे था वो आपसे 10 कदम आगे निकल जाएगा और आपको लगेगा अरे यार मैं तो अब इसके पीछे आ गया हूं, ये तो मेरे बाद में आया था। मैं तो यहाँ पे वो साइकिल नहीं चलती है कि आप पहले आए थे तो आप हमेशा आगे ही रहेंगे। हो सकता है कोई आपके 10 साल बाद आया और आपसे 10 कदम आगे निकल जाए। उस वक्त अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाने का एक ही जरिया है जब आपको अपनी क्राफ्ट पे, अपने काम पे भरोसा होगा। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बिलीव देन यू कैन सेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो बस यही है जर्नी यार, मेरी भी जर्नी चल रही है। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह से मानता हूँ। मैंने बहुत सारे जोश टॉक के वीडियोस भी देखे हैं और जोश टॉक के वीडियोस में भी मुझे वो ऑटोबायोग्राफी वाली बात नजर आती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं जोश टॉक के चैनल पर और काफी लोगों से काफी कुछ सीखने को और सुनने को मिला और एक हिम्मत बनती है कि यार देखो यार इसने कितनी। तो थैंक यू जोश टॉक फॉर दिस। और आई एम श्योर कि मैं जो बात कर रहा हूँ शायद उससे भी किसी ना किसी की जिंदगी में शायद अगर मैं थोड़ा सा फर्क ला पाऊं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट टू एंड माई टॉक आई वुड जस्ट से यार कि जिंदगी में देखो एक चीज ध्यान रखो। हम कहते हैं कि अरे किस्मत बहुत बड़ी चीज है, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। यस आई अग्री, लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आप ये सोचकर नहीं बैठे अरे यार मेरी जिंदगी में होगा तो हो जाएगा, है ना। जैसा मेरे एक दोस्त था, मजाक में वो कहता है ये जो लक पे डिपेंडेंट वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई साहब जिम जाने की जरूरत नहीं है, किस्मत में होगा ना तो आप सुबह उठोगे आपकी बॉडी बनी हुई होगी। एकदम ऐसा नहीं होता है ना, करना पड़ता है। तो द सिंपल फॉर्मूला विच आई इंप्लीमेंट इन लाइफ इज कि यार देखो जो मेरे बस में है, मेरे बस में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, कि मैं मेहनत करूं, मैं एज एन एक्टर अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छे रोल्स करूं, अच्छे रोल्स चूज करूं, अच्छे लोगों के साथ काम करूं एंड आई गिव माई 100% टू वॉट एवर आई डू एज एन एक्टर। उसके बाद लक को अपना काम करने दो। आपने अच्छा काम किया, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा काम करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उसमें आपने अच्छा काम किया, आपके हाथ में तो आपकी ड्यूटी तो आपने पूरी की ना। तो वो जो एक चीज है ना, बस इसको ध्यान में रखिए कि जो आपके बस में है वो कीजिए, जो किस्मत का काम है वो अपना करती रहेगी, उस पर डिपेंडेंट मत रहिए, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।